जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जो 48 घंटे पहले ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है और अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा है, बिना वजह है इन दो दुष्ट राष्ट्रों ने, गुंडे राष्ट्रों ने भारत को भी अपने लपेटे में ले लिया है। जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है ईरान में, इजराइल में, जिस तरह से इजराइल ने बिना किसी प्रोवोकेशन के एक प्रकार की दादागिरी करते हुए ईरान पे हमला बोल दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चल रही थी। तो वार्ता चलते हुए इस प्रकार का आक्रमण बिल्कुल वैध नहीं है, गलत है। और यूएनओ क्या कर रहा है, इस पे भी बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठते हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और ये सब जानते थे, ये सबको पता था कि ईरान के पास मिसाइल्स के मामले में ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति है और उसके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। ना वो केवल अमेरिका पे अटैक कर सकता है, बल्कि अमेरिका द्वारा जितने भी समर्थित राष्ट्र ईरान के आसपास है उन सबको भी वो ध्वस्त कर सकता है, चाहे उसमें सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो और चाहे इजराइल हो। पहले भी जो एक संघर्ष हुआ था इजराइल के और ईरान के बीच में, उसमें इजराइल को यह बात पता चली थी कि कितना भी वो अपने आयरन डोम की बात कर लें, कितना भी अपने को सुरक्षित बता दें और पूरा जो दक्षिणपंथी राष्ट्र हैं उनको एक सुरक्षित जगह बता दे, लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने इजराइल को तोड़ दिया था, फोड़ दिया था, उससे ऐसा लगा कि अगर इजराइल इस प्रकार का अटैक ईरान के ऊपर करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और उसने तुरंत उसका जवाब दिया, न केवल इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर, बल्कि उनके अमेरिका के मित्र राष्ट्रों पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। और एक तबाही का मंजर आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। इजराइल ने जिस प्रकार से ईरान के अंदर एक स्कूल पे, छात्राओं के स्कूल पे अटैक किया और 50 के आसपास बच्चियों की हत्या की, तो इजराइल तो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। और सबसे दुखद अध्याय जो है, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष, जिसे हमेशा जाना जाता था महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश के रूप में, कि जहां जहां हमारे देश के नेता जाते थे वहां वहां शांति स्थापित होती थी। जब महात्मा गांधी को यह पता चलता था कि कहीं हिंदू मुसलमान राइट्स हो गए हैं, वहां जाके लेट जाते थे, भूख हड़ताल कर देते थे और हिंदू भी और मुसलमान भी उनके चरणों पे आके बैठ जाते थे और कहते थे कि नहीं, आप के रहते हिंसा हम नहीं कर सकते। और शांति के ये जो मार्ग प्रशस्त करने वाले बुद्ध और महात्मा गांधी के देश का हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए और उसके 48 घंटे के बाद इजराइल ने बिना प्रोवोकेशन के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए, आपको पता है कि 1979 के पहले शाह ईरान का शासन हुआ करता था। ईरान में अलग प्रकार का शासन था। वहां पे बिल्कुल जिस प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड होता है उसी प्रकार का शासन था। और ईरान को वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और यूरोप अपना परम मित्र मानते थे। यहां तक कि ईरान और इजराइल के बीच में भी बहुत ज्यादा मित्रता थी और वो मित्र राष्ट्र थे। लेकिन जब अयतुल्ला खुमैनी ने शाह ईरान के शासन को पलटा और उसके बाद इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की, तो उसके बाद इजराइल, ईरान, ईरान और अमेरिका के बीच में मित्र भाव खत्म हो गया। यह भी बात बिल्कुल सही है कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं ज्यादातर सब सुन्नी बाहुल्य हैं। ईरान शिया बाहुल्य है, पाकिस्तान भी सुन्नी बाहुल्य है। तो शियाओं के मामले में ईरान एक महाशक्ति बनने और इस्लामिक वर्ल्ड की एक महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जो बहाना बनाया अमेरिका ने, जिस प्रकार से उसने लीबिया और इराक पे बहाना बना के आक्रमण किया था और ये कहा था कि इराक सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, लीबिया कर्नल गद्दाफी के ऊपर भी उन्होंने वार किया था, दोनों को पकड़ के वहां पे हत्या उनकी कर दी थी, फांसी पे चढ़ा दिया था।
लेकिन ईरान एक बड़ा राष्ट्र है। आपको याद होगा इराक और ईरान के बीच में भी युद्ध हुआ था, और ईरान को न केवल बड़े राष्ट्र होने का फायदा है, एक ऐतिहासिक देश होने का फायदा है, बल्कि आज की रणनीति में और कूटनीति में वो चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया का भी समर्थन उसको प्राप्त है। और ये भी खबर है, अपुष्ट खबर है, कि सऊदी के कहने पर ये अटैक किया है इजराइल ने, और उसके बाद ईरान ने सऊदी पर, यूएई पे, बहरीन पे, कुवैत पे, कतर पे, हर जगह आक्रमण किया है और उसे तहस नहस कर दिया। और ये भी कहा ईरान ने कि अभी जो हमने मिसाइल छोटी हैं, ये तो वो मिसाइल्स हैं जो बहुत पुरानी हैं, आउटडेटेड हैं। हमने तो केवल परीक्षण इनका किया है, लेकिन हमारे पास ऐसी मिसाइल पावर है जिसको देखकर अमेरिका और इजराइल दहल जाएंगे। और इजराइल ने भी वास्तविकता में तेल अवीव में जिस प्रकार का आक्रमण हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, अमेरिका को भी यह मानना पड़ा है कि ईरान के पास मिसाइल्स पावर के मामले में, और आज की लड़ाई ज्यादातर ड्रोन्स पे और मिसाइल्स पे लड़ी जाती है, और ईरान का उसमें एक बहुत स्ट्रांग हैंड है। ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो खामेनी साहब हैं, जो आज सर्वोच्च नेता रहे हैं अभी तक, इनके बारे में ये खबर है कि इनकी हत्या कर दी गई है, इनको मार दिया गया है। एक इजराइल अमेरिकन अटैक पे इनका हत्या हो गई। लेकिन एक हमारे देश में या वेस्टर्न वर्ल्ड में और ईरान के अंदर एक बुनियादी फर्क है। जहां हम लोग मृत्यु होने पर दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, इस प्रकार की मृत्यु होने पर ईरान के लोग खुशी मनाते हैं। और ये बड़ी अलग प्रकार की बात है, क्योंकि वो जो करबला की भूमि का उनका इतिहास है, वो ये मानते हैं कि ये शहादत होती है युद्ध की भूमि पर अगर किसी की मृत्यु होती है, और उसका वो उत्सव बनाते हैं। तो ईरान के अंदर एक तो खैमेनी के मृत्यु पर उत्सव मनाया जा रहा है, और खैमेनी साहब के पुत्र को उन्होंने उनका उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, और वो उनके सर्वोच्च नेता बन गए। ईरान यहां तक कि हर हायरार्की में 4-4, 5-5 विकल्प तैयार करके रखता है। एक की मौत हुई तो 2, दूसरी की मौत हुई तो 3, तीसरे की मौत हुई तो चौथा, इस प्रकार का पूरा उनका कमांड रहता है। और ईरान इस मामले में, और ईरान एक बड़ा देश है, बड़ा जनसंख्या वाला देश है, एक विशाल भूभाग वाला देश है, एक बहुत ज्यादा तेल का संपन्न देश है। और यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने भी यह घोषणा कर दी है कि इजराइल ने अगर युद्ध को नहीं रोका तो नॉर्थ कोरिया इजराइल पर अटैक कर देगा। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं रोका तो जो रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिसकी बिना अमेरिका की और बाकी विश्व की जो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वो ठप हो जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट सप्लाई को रोक देगा। देखिए, असली जो उद्देश्य होना चाहिए था पूरे विश्व का, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से उलझे हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, अफगानिस्तान ने भी चेतावनी दी कि वो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और भारत के पास हैं क्योंकि ये दोनों देश, इसलिए भारत को भी खतरा है, क्योंकि पड़ोस में अगर कोई भी इस प्रकार का उपद्रव होता है तो हमको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ईरान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, इसलिए अफगानिस्तान और ईरान के अंदर अगर इस प्रकार का होगा तो भारत को उससे खतरा है, क्योंकि जो सताए गए लोग हैं, जो मारे जाने वाले लोग हैं, वो भारत की तरफ भागेंगे और दौड़ेंगे। तो पूरे विश्व के अंदर यह अशांति का, बल्कि हमने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, पीस प्राइज मिले, पीस प्राइज नहीं मिला। और उन्होंने कोशिश भी की थी कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, वो रुकवा नहीं पाए। पैलेस्टीन और इजराइल का युद्ध रुकवाने की उन्होंने बात की थी, वो तो बढ़ गया, और बल्कि अब इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक के बाद तो वो और ज्यादा बढ़ गया। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चालू हो गया। तो अब कौन से पीस प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्राई करेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि जिस प्रकार से ईरान में अभी तक वहां पे विद्रोह की स्थिति थी, जनता खामेनी साहब के खिलाफ थी, क्योंकि वहां पे इस्लामिक राष्ट्र में
महिलाओं को, लड़कियों को जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जो तालिबान में भी नहीं है, जो अफगानिस्तान में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, वहां पे स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था और खाइमेनी के खिलाफ जो चल रहा था, अब खाइमेनी न केवल एक मृतक बन गए हैं, बल्कि बहुत बड़े शहीद बन गए। और पूरा ईरान आज के तारीख में खाइमेनी साहब के पीछे खड़ा है, सड़कें भरी हुई हैं, पूरा ईरान की जनता। अब वो विद्रोही भी मजबूर हो गए हैं इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर अटैक करने से, कि पूरा देश खाइमेनी को शहीद मान के इस बात का उत्सव मना रहा है, दुख नहीं उत्सव मना रहा है कि खाइमेनी ने तो एक व्यक्ति जिसका शासन बहुत अच्छा नहीं था और जनता उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, उसकी इस प्रकार से हत्या करके और वहां पे बच्चों के स्कूल पे अटैक करके इजराइल ने यह सिद्ध कर दिया है कि खाइमेनी को उन्होंने शहीद बना दिया है। इसके बाद ईरान का जो काउंटर अटैक होगा, उसका असर भारत पर क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या होगा। आपको पता है कि विश्व का 30% तेल जिस रास्ते से आता है वो ईरान के कंट्रोल में है, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो घूम के तेल आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, तेल के दाम बढ़ने की संभावना है। इस बात की भी बहुत ज्यादा संभावना है कि सोमवार को जब शेयर मार्केट खुलेगा भारत का, ये तो अच्छी बात है, उसके बाद होली की छुट्टी हो जाएगी और शेयर मार्केट बंद रहेगा, लेकिन मंडे को जब शेयर मार्केट खुलेगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि शेयर मार्केट बुरी तरह से टूटेगा। शेयर मार्केट का बुरी तरह टूटना न केवल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा जो डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि उनके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना और उसके बाद शेयर मार्केट का संभवतः मंडे को इस प्रकार बुरी तरह गिरना और विश्व के अंदर युद्ध पे युद्ध थोपे जाने को अमेरिका, जिसकी आज की तारीख में हमने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़कर, रूस का साथ छोड़ के, ईरान का साथ छोड़ के, चीन से जो ब्रिक कंट्रीज का एक संयुक्त प्रयास था अमेरिका को उसका स्थान दिखाने का, और आज के तारीख में जबकि एक यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका द्वारा अधीन वर्ल्ड न बनकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जिसमें चीन एक महाशक्ति की तरह उभर रहा है, अपने पड़ोसी चीन से मित्रता भाव और फायदा उठाने के बजाय जिस प्रकार से, किस कारण से, निखिल गुप्ता की वजह से या राष्ट्रीय सेठ की वजह से या एप्स्टीन फाइल की वजह से हम कुचक्र में फंस गए हैं और जो आक्रमणकारी हैं, जो आक्रामक हैं, उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं। और 48 घंटे ही नहीं बीते जब भारत वहां से लौट के आए और हम उस देश के साथ खड़े हुए हैं जो अपने पार्लियामेंट में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाषण देने जाते हैं तो अपोजिशन वॉकआउट इसलिए कर लेता है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट और वहां की पार्लियामेंट के बीच में अदावत चल रही है और वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया नहीं जाता, उनको सम्मान नहीं दिया जाता। तो ऐसे राष्ट्र के साथ खड़ा होना, उस राष्ट्र के लिए जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है और महात्मा बुद्ध, महावीर और गुरु नानक को अपना आदर्श मानता है, उस देशों के साथ खड़ा होना जिनकी आज की छवि ऐसी बन गई है। जब अमेरिका के अंदर भी विद्रोह हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में हो रहा है और मोदी जी के खिलाफ भारतवर्ष के अंदर जैसे घटनाएं घट रही हैं, लगता है अपनी सत्ता को बचाने के लिए युद्ध एक बहुत अच्छा विकल्प होता है, जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने और मोदी जी ने चुना है। लेकिन बेहतर है विश्व शांति के लिए प्रयास किया जाए, लड़ाइयों को रोका जाए, आपस में मेलजोल करते हुए समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुंबकम के सनातनी संस्कारों के साथ विश्व को एक शांति के मार्ग पर ले चला जाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।